हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। आई एम अंजलि गर्ग। तो लास्ट क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस कंडक्ट होती है। देन हमने पढ़ा था कि किस तरह से फॉलिकल्स में हमारी ओवरी के अंदर हमारी फॉलिकल्स डेवलप होती है। तो हमने ये देखा था कि जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल है, दैट प्राइमरी फॉलिकल हैविंग, या बोल सकते हो नॉट एडेड आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद ऐड नहीं होती है। पर जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के आते ही ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होने लग जाती है। और कितनी बच जाती है? इट इज अराउंड 60 to 80,000 फॉलिकल बच जाती है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल में कुछ डेवलपमेंट होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लेट प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? एक थिका वॉल डेवलप हो जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। थिका वॉल में हमने समझा था कि जो आउटर बाउंड्री ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल्स है वो क्या स्टार्ट हो जाएगी? थोड़ा घुलकर एक लेयर बना देगी। साथ साथ में साइड में क्या हो जाएंगे? फाइबर्स जमा होने लग जाएंगे स्ट्रोमा से आकर। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? थिका वॉल बोलते हैं। फिर जब हमारी ये सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक छोटी सी कैविटी बनने लग जाए, कैसे? लिक्विड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिक्वर फॉलिक्यूलाई। एक लिक्विड की कैविटी बनने लगी, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। जब ये कैविटी बनी, साथ साथ में क्या हुआ? ये जो हमारा oocyte था, जो अब तक क्या था? प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte भी क्या हो गया है? अब मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। अब टर्शियरी फॉलिकल के क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है? पहला करेक्टरिस्टिक फीचर तो ये है कि इसके अंदर एंट्रम का बन जाना। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एंट्रम का होना टर्शियरी फॉलिकल का क्या है? करेक्टरिस्टिक फीचर है। साथ में जो मियोसिस 1 है वो कब कंप्लीट हो चुकी है? जब हमारी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल की फॉर्म में डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट उसके बाद जो वॉल की जो फॉर्मेशन थी सेकेंडरी फॉलिकल में, वो वॉल भी अब सेपरेट हो गई है इन थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना तो क्या है? एक सेल जो है घुलकर बहुत कंडेंस होकर बना गई है। और थीका एक्सटर्ना क्या है? जहां पर फाइबर्स आ गए हैं स्ट्रोमा से। अगर मैं कहूँ वो फाइबर्स कोलेजिनेज के फाइबर्स हैं, तो वो सारे फाइबर्स मिलकर उन्होंने क्या बना दिए? थीका एक्सटर्ना बना दिए। नेक्स्ट उसके बाद ये एंट्रम कह रहे कि मुझे और बड़ा होना है। तो जब ये एंट्रम बहुत बड़ी हो जाए, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इज कवर्ड बाय द एंट्रम, तो ऐसी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ये जब ग्राफियन फॉलिकल बनी है, इसने oocyte को कहां कर दिया? एक कॉर्नर में प्लेस कर दिया। तो जब इस ग्राफियन फॉलिकल ने oocyte को एक कॉर्नर में प्लेस कर दिया, इसने oocyte को एक कॉर्नर पर प्लेस कर दिया, तो वहीं पर क्या हुआ कि ये जो oocyte है इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ गई। ऑल्सो यहाँ पर क्या बन गई? एक ब्रांच बन गई। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ड्यू टू इट्स ओवरफिल्ड एंट्रम, अगर मैं कहूँ ये एंट्रम बढ़ती जा रही है, एक मोमेंट ऐसे आ जाएगी बर्स्ट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बर्स्टिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के बर्स्टिंग की वजह से जो सेकेंडरी oocyte था वो कहाँ आ जाएगा बेटा? ओवरी से बाहर आ जाएगा। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो सेकेंडरी oocyte जब बाहर आ रहा है तो साथ में क्या आ रहा है? पोलर बॉडी भी उसके साथ साथ रिलीज कर दी गई है ओवरी के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद ये है कि एनसीईआरटी में लिखा था जोना पेलुसिडा इज सराउंडिंग द सेकेंडरी oocyte। पर हम ओवम का अगर डायग्राम बहुत डीप में करेंगे, तो अगर मैं कहूं कि ये जो पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी हमारी जोना पेलुसिडा के अंदर ही प्रेजेंट होती है, इन अ स्पेस कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस, इन अ स्पेस कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अभी आपको क्या पता होना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल ने जब ये बर्स्ट हो गई तो बर्स्ट होकर oocyte और पोलर बॉडी को तो बाहर निकाल दिया, पर जो पीछे रिमेन्स बचा है, रिमेन्स का मतलब क्या होता है कि जो बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल का मटेरियल बचा है, उस ग्राफियन फॉलिकल के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोल। तो a remain of the ग्राफियन फॉलिकल is called corpus luteum। जो रिमेन है ग्राफियन फॉलिकल का उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाए तो बनने के बाद ये कुछ हार्मोन रिलीज करेगा जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। या बोलो कि यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसको और ज्यादा ग्लैंडुलर बना देगा। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? सिक्रेटरी।
और ज्यादा ग्लैंडुलर बना देता है कौन? ये कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज जो हमारा हार्मोन रिलीज होएगा, और उस हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये जैसे ही रिलीज होएगा तो ये हमारी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, सबसे इनर जो वॉल है, उसको क्या बना देता है? ग्लैंडुलर बना देता है। फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कब तक ग्लैंडुलर वाला फंक्शन करता रहेगा या कब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा? जब तक कोई प्रेगनेंसी अटेन नहीं हो जाती। जैसे ही इसको पता चला कि कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई स्पर्म नहीं आ रहा है, उसी दौरान ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर ऐसे एक स्टडी करें कि जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल बनी, तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगी? बर्स्ट हो गई। तो ग्रेफियन फॉलिकल जब बर्स्ट हुई तो यहाँ पर दो इवेंट हुए। एक इवेंट तो क्या था? ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फ्रॉम ओवरी, ओवरी से रिलीज हो जाता है। सेकेंड इवेंट क्या हो गया यहाँ पर? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? मैंने अभी भी बताया, कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है बचे हुए स्ट्रक्चर से। किसकी बची हुई स्ट्रक्चर से? ग्राफियन फॉलिकल की बची हुई स्ट्रक्चर से। इसलिए हम क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को? रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इस कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ये कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, हेडिंग डालो कॉर्पस ल्यूटियम, इट इज अ येलो कलर्ड बॉडी। क्या है ये? येलो कलर बॉडी है। अब हमने इसको येलो कलर बॉडी क्यों बोला? बिकॉज बेटा इट कंटेन्स एन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड ल्यूटिन। ल्यूटिन पिगमेंट होता है जो इसको क्या कंसिडर करता है? इसको येलो अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। तो दैट कॉर्पस ल्यूटियम बिकेम्स द येलो कलर बॉडी। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इस कॉर्पस ल्यूटियम की जो फॉर्मेशन है, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, ये फॉर्म कैसे हुआ है? बाय द रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल से ये फॉर्म्ड हुआ है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात आती है। भाई इसका क्या फंक्शन है, ये किस तरह से वर्क करता है? तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो बेटा इसका फंक्शन क्या है? रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम सबसे पहला तो इसका हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज करता है ये? प्रोजेस्टेरोन इन वेरी हाई अमाउंट, बहुत हाई अमाउंट में ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का वर्क क्या है? इट मेक्स द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का मतलब होता है कि यूट्रस की इनर वॉल, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? सिक्रीटरी, मतलब वो अब सब्सटेंसेस को और अच्छी तरह से सिक्रीट करेगी। अगर मैं कहूं कि यूट्रस में बेबी ग्रो होएगा, तो यूट्रस में अगर ये बेबी ग्रो होएगा, अगर ये यूट्रस है और यूट्रस में क्या ग्रो होएगा? बेबी ग्रो होएगा। तो एक तरह से इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए या इसको डिफरेंट मैच्योरिटी या सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने के लिए एंडोमेट्रियम क्या करती है? सब्सटेंसेस को रिलीज करती है। अब जो ये एंडोमेट्रियम सब्सटेंसेस को रिलीज कर रही है, इसमें किसका हाथ है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जो किसने रिलीज किया है? कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये बेबी ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो मेरा ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये जो एक ह्यूमन फीमेल का ग्लैंडुलर टिश्यू है, इसका क्या फंक्शन? कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि जिसके लिए हमने इसको ग्लैंडुलर बनाया था वो स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है ही नहीं हमारे पास। तो व्हाट विल हैपन कि इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो व्हाट विल हैपन? तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बेटा, तो यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है,
यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक येलो कलर बॉडी बोलते हैं, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है विल स्टार्ट डीजनरेटिंग, इसके अंदर क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, ये डीजनरेट होने लग जाएगा, सारा का सारा ल्यूटिन जो इसको येलो कलर प्रोवाइड कर रहा था, ये येलो कलर भी अब ये अपीयर नहीं करेगा। तो ऐसे कॉर्पस ल्यूटियम जो डीजनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। It is called corpus albicans. What is this corpus albicans? Degenerated corpus luteum is called corpus albicans. और इसी को हम क्या बोलते हैं, white body बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब ल्यूटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं। अब प्रोजेस्टेरोन के अलावा क्या कोई और हार्मोन है? यस बेटा, प्रोजेस्टेरोन के अलावा ये कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन रिलीज करता है। इट ऑल्सो रिलीज इनहिबिन हार्मोन एंड इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो लेटर स्टेज मतलब एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, बर्थ के टाइम पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये वो हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्फोसिस याद है 12th में, प्यूबिक सिम्फोसिस इज अ टिश्यू that is present between the coxal bones। तो प्यूबिक सिम्फोसिस जो है उसको क्या कर देगा, लूजेंट कर देगा, लूजेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पार्चुरेशन की एक्टिविटी स्मूथली डन कर सकती है एक ह्यूमन फीमेल। तो ये जो सारे हॉर्मोन्स है दीज आर रिलीज बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो आई थिंक कॉर्पस ल्यूटियम आपको क्लियर हो गया। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाट इज दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा? तो इवेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बात ये समझो, अगर मैं कहूं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी साइकिल जो एक फीमेल के अंदर 28 डेज की है। फीमेल के अंदर कितने दिन की है, 28 डेज, 1 to 28 डेज की क्या है, ये साइकिल है। अक्कर एवरी मंथ, और हर मंथ ये साइकिल क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। दैट लीड चेंजेस इनटू, अच्छा ये साइकिल ठीक है हमने पढ़ ली कि कोई प्रोसेस है जो 28 दिन तक चलती है और जो एक, या बोल सकते हो जो एक फीमेल के अंदर हर मंथ क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। तो प्रोसेस चल कहाँ रही है, तो हम बोलते हैं इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि कोई सब्सटेंस चेंज बन गया और उसको रख दिया हमने 28 दिन के बाद, फिर ये प्रोसेस नहीं हो रही। साइकिल का मतलब है कि पहले दिन, फर्स्ट मंथ, जून में फर्स्ट डे ये स्टार्ट हुई, जून की पहली तारीख को ये स्टार्ट हुई और जून की 28 तारीख तक ये कंप्लीट हो गई। फिर उसी जून की 29 से लेके नेक्स्ट जुलाई तक ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो गई, इसलिए हमने इसको साइकिल बोला है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये एक प्रोसेस है जो 28 डेज तक एक फीमेल के अंदर चलती है। पर ये जो 28 डेज है ये एक साइक्लिक चेंज है जो हर मंथ चलता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला। अभी कहाँ हो रही है, क्या कर रही है, एक डू चेंजेस, कहाँ चेंजेस कर रही है, चेंजेस अकर इन ओवरी एंड यूट्रस। कहाँ चेंजेस कर रही है ये साइकिल, चल कहाँ रही है, इन ओवरी एंड यूट्रस। किसके अंदर, ओवरी और यूट्रस के अंदर। तो व्हाट इज दिस, अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइकिल दैट occurring for 28 days in every month of a human female bring changes into ovary and uterus। डेफिनेशन क्लियर होगी, bring changes into ovary and uterus। तो इवेंट्स जो स्टार्ट होता है फर्स्ट menstruation। व्हाट इज दिस menstruation? अगर मैं कहूं किसी साइकिल का एक पार्ट है ये menstruation, या बोलो साइकिल का जो फर्स्ट फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, menstruation बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज जब ये स्टार्ट हुआ है किसी एक साइकिल का, और जब तक किसी दूसरी साइकिल का यही फेज स्टार्ट ना हो जाए तो उस पूरी जर्नी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल के अंदर रेस्ट लेती है? अगर हम कहें कि जब एक फीमेल का फर्टाइल पीरियड या रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या है कि उसकी प्यूबर्टी से लेकर 52 इयर्स ओल्ड की फीमेल
फीमेल है या 50 इयर्स ओल्ड की फीमेल है, तो ये उसकी रिप्रोडक्टिव एज है। क्या इस रिप्रोडक्टिव एज में कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है? नो बेटा। हेल्दी फीमेल के अंदर अगर 28वें दिन पर पहली साइकिल खत्म हो गई है तो 29th डे पर क्या स्टार्ट हो जाएगी? दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये साइकिल कहाँ कंडक्ट हो रही है, तो दिस साइकिल अकर इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन से होते हैं? मंकीज, एप, ह्यूमन बींग्स, दीज आर द प्राइमेट्स। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा हम बोलते हैं मेनार्च, और जो एक 50 साल की फीमेल में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्च का मतलब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी की एज में होगी, और मेनोपॉज इज अ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस साइकिल अकर इन इंटरवल ऑफ 28 से 29 दिन की एक हेल्दी फीमेल के अंदर ये साइकिल रहती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 3 फेज। इसके 3 फेज है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो था दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। आप इसको क्या बोल सकते हो? इट इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज बेटा इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। सेकेंड फेज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिक्यूलर फेज। एंड थर्ड फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। तो अगर मैं कहूं जो मेंस्ट्रुअल फेज है बेटा, दैट फेज रन्स फॉर 1 to 5th डे। 1st to 5th डे तक कौन सा फेज रन होता है? मेंस्ट्रुअल फेज रन होता है। 6th to 14th डे कौन सा फेज रन होता है? फॉलिकुलर फेज रन होता है। 15th to 28th डे तक कौन सा फेज रन होता है? दैट फेज इज ल्यूटियल फेज। तो ये हमारे 3 फेज हैं। तो 3 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला फेज है बेटा दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग फेज। सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। सेकेंड फेज इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकुलर फेज को हम ये भी बोलते हैं कि जहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होंगी हमारी। नेक्स्ट थर्ड फेज इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल से याद है ना कोई नेम? कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पर कुछ कॉर्पस ल्यूटियम का कुछ ना कुछ रोल या कुछ ना कुछ प्रोसेसेस क्या है? प्रेजेंट है। चलिए तो पहला फेज हम पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज। हर एक फेज को बेटा हम 3 इवेंट्स में पढ़ेंगे। 3 इवेंट्स कैसे? क्योंकि जब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है इन 3 फेजेस में, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये इवेंट्स कहां पर हो रहे हैं। मैम ये इवेंट्स हो रहे हैं यूट्रस के अंदर और ये इवेंट्स हो रहे हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं यूट्रस के अंदर हो रहे हैं और ओवरी के अंदर हो रहे हैं। साथ में इन इवेंट्स को इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर या इन दोनों पार्ट्स के अंदर कंडक्ट करने के लिए किसका हाथ है? Here the role play done by the hormones। कौन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंडक्ट करवाने के लिए हॉर्मोन्स। अब जो ये हॉर्मोन्स है, आपको पता है कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हमारी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऐसे ही हॉर्मोन्स यहाँ पर 2 डिफरेंट प्लेसेस से रिलीज होते हैं। पहले हम हार्मोन पढ़ेंगे पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे जो हार्मोन हमारी ओवरी रिलीज करती है, तो ओवरी के हार्मोन के हम चेंजेस क्या करेंगे? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो या तो पिट्यूटरी के कौन से हार्मोन है हमारे पास? FSH एंड LH। दीज 2 हार्मोन्स आर ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। एंड ओवरी के अंदर हमारे कौन से हार्मोन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन के बारे में बेटा हम क्या करेंगे? इस साइकिल के अंदर स्टडी करेंगे। या आप बोलो कि पूरी की पूरी साइकिल किस पर डिपेंड है? इन्हीं हार्मोन्स के ऊपर क्या है? डिपेंड। इन्हीं हार्मोन्स के अंदर चेंजेस जो क्रिएट होते हैं, उसी चेंजेस से क्या रन होती है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती। ओके, चलो हार्मोन के बारे में पता चल गया। ये पता चल गया कि कहां पर ये चेंजेस क्रिएट होंगे, यूट्रस और ओवरी में, और कितने फेजेस में ये कंप्लीट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल? इन 3 फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज।
अब हम पहला फेज जो पढ़ रहे हैं दैट इज अवर मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप मेंस्ट्रुअल फेज को मानो कि फर्स्ट डे, क्या है ये? फर्स्ट डे है मेंस्ट्रुअल फेज। तो फर्स्ट डे में अगर हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें, हम इसको टेबुलेट फॉर्म में करते हैं बेटा, एक सेकेंड रुको। तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो हमारा क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, पहले दिन की बात करें, तो पहले दिन अगर मैं कहूं कि इस फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था भाई? हम चेंजेस जो है वो 3 लेवल पर पढ़ेंगे। पहला चेंजेस का लेवल है कि पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर क्या कंडीशन है उस टाइम पर बॉडी के अंदर, पिट्यूटरी हार्मोन की क्या कंडीशन है बॉडी के अंदर। तो अगर मैं कहूं पिट्यूटरी हार्मोन में FSH था और LH था, दोनों बिल्कुल लो पर, वेरी वेरी लो अमाउंट। अच्छा मैम, ओवरी के हार्मोन्स की क्या कंडीशन है? अगर हम ओवरी के हार्मोन्स की बात करें, इट मींस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी बेटा बिल्कुल क्या है? लो है। कब की बात हो रही है बेटा? ये फर्स्ट डे, एक साइकिल का फर्स्ट डे। फिर उसके बाद आता है कि मैम यूट्रस और ओवरीज के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ओवरी के अंदर क्या चेंजेस हमने देखे बेटा? ओवरी के अंदर अगर मैं कहूं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है पहली बात कॉर्पस एल्बिकन्स में। कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। तो पहली बात तो ये है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड इवेंट ओवरी में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस या प्राइमरी से सेकेंडरी बनना, टर्शरी, इसकी प्रोसेस स्टार्ट होने के सिग्नल्स आ चुके हैं ओवरी के पास। तो इतना समझ में आ गया? कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता और नई प्राइमरी फॉलिकल की मैच्योरेशन के लिए वहां पर इवेंट स्टार्ट होने के सिग्नल्स आ चुके। तो ये फर्स्ट डे है। तो ये कहां पर हो रहा है? ओवरी के अंदर। तो फर्स्ट डे के बाद अगर हम फर्स्ट डे पर यूट्रस के अंदर देखें तो बेटा हेयर केम्स द शेडिंग ऑफ या शेड ऑफ एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो चुकी है? शेड होना लग रही है, मतलब अ रिलीज ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। और एंडोमेट्रियम थी, अगर मैं कहूं ये एंडोमेट्रियम जस्ट मेंस्ट्रुअल फेज से पहले बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर थी। अगर मैं कहूं ग्लैंडुलर का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स इस एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट थी। अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके अंदर क्या थी? प्रेजेंट थी। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स एक लिक्विड रिलीज करेगी, मतलब रिलीज ब्लड, तो रिलीज ब्लड, ब्लड भी रिलीज करेगी। तो इट मींस जो मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, उसका जो फर्स्ट डे है उस फेज पर एक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज हो रहा है फ्रॉम फीमेल वेजाइना। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज रिलीज्ड फ्रॉम फीमेल वेजाइना, फ्रॉम फीमेल वेजाइना। एक मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज हो रहा है फीमेल वेजाइना से। दिस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंटेन, क्या क्या प्रेजेंट है इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के पास? एक तो बेटा एंडोमेट्रियम एंड ऑल्सो देयर इज अ अमाउंट ऑफ ब्लड। एक तो एंडोमेट्रियम प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि रहता है या 3rd to 5th डे तक ये कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट कम दिख रही है, यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लो अमाउंट ट्रिगर करती है रिलीज ऑफ FSH एंड LH, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को जैसे फील हुआ कि ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम है तो वो एक्टिवेट कर देती है किसका रिलीज करना? दोबारा से FSH और LH। अब जैसे ही FSH और LH रिलीज हुआ, तो अगर मैं कहूं कि प्रोजेस्टेरोन पर कोई फर्क नहीं आया, प्रोजेस्टेरोन अभी भी क्या है? लो अमाउंट पर पड़ा हुआ है।
प्रोजेस्टेरोन पर कोई फर्क नहीं आया, ये अभी भी क्या पड़ा हुआ है, लो अमाउंट पर पड़ा हुआ है। पर एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो क्या होने लग गई है, इंक्रीज होने लग गई है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, पहले क्या था, 10 की यूनिट में था, फिर 11 होएगा, 12 होएगा, 13 होएगा, तो मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंक्रीज होएगा। अब मैम ये धीरे धीरे क्यों इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्या किया एफएसएच और एलएच ने कि जो एस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ रही है, प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट नहीं बढ़ रही? तो इसका जवाब देगी ओवरी। देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट डे पर प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट के सिग्नल आ चुके हैं। अब वो सिग्नल क्या है कि प्राइमरी जो फॉलिकल है, दैट प्राइमरी फॉलिकल, इस प्राइमरी फॉलिकल को जैसे ही अब क्या मिलेगा, एफएसएच हार्मोन मिलेगा। विच हार्मोन इट गेट्स, एफएसएच हार्मोन। जैसे ही बेटा इसको एफएसएच हार्मोन मिलेगा, उसी दौरान ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये अपनी बेटा डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगी। क्या स्टार्ट कर देगी, डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट में क्या रहेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी इसने। तो जैसे ही इसको एफएसएच मिला, तो एफएसएच मिलते ही इसने क्या स्टार्ट कर दी, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। कि इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और क्या, ग्राफियन फॉलिकल। फिर अगर मैं कहूं कि जो फॉलिकल है, फॉलिकल का मतलब एक प्राइमरी फॉलिकल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर क्या है, प्राइमरी ओवोसाइट है और इसके बाहर क्या प्रेजेंट थी, फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट थी। इसके बाहर क्या प्रेजेंट थी, फॉलिकुलर सेल। तो जो एफएसएच है बेटा, ये फॉलिकुलर सेल पर एक्ट करता है और क्या रिलीज करवाता है इनसे, एस्ट्रोजन। तो आप सबको तो पता है प्राइमरी फॉलिकल में ये जो फॉलिकुलर सेल है ये बहुत कम थी, जिसको हमने ग्रैन्युलोजा बोला था, बहुत कम थी। और ये जो ग्रैन्युलोजा सेल है ये बढ़ती रहती है सेकेंडरी में, टर्शियरी में और ग्राफियन में तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि जो हमारा एस्ट्रोजन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज क्यों होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल में फॉलिकुलर सेल्स कम है तो एस्ट्रोजन भी रिलीज क्या होएगा, कम होएगा। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रैनुलोजा सेल्स और बढ़ जाएंगी तो इससे एस्ट्रोजन की अमाउंट और बढ़ जाएगी, टर्शियरी में और ज्यादा बढ़ जाएगी और ग्राफियन में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक प्राइमरी फॉलिकल 3rd to 5th डे क्या हुआ, एक एस्ट्रोजन का रिलीज स्टार्ट हुआ। अच्छा आपको ये समझ में आ गया, पर ये जो सारा इवेंट है बेटा, दिस इज अ नॉट इवेंट ऑफ 3rd और 5th डे। ये 3rd और 5th डे का इवेंट नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। अब 3rd और 5th डे का इवेंट क्या है कि एस्ट्रोजन की रिलीज स्टार्ट हो गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें, एस्ट्रोजन की रिलीज क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। एस्ट्रोजन रिलीज स्टार्ट हो गई है, एस्ट्रोजन की रिलीज। ठीक है भाई, एस्ट्रोजन की रिलीज स्टार्ट हो गई है और प्रोजेस्टेरोन अभी भी कम है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन की रिलीज स्टार्ट हुई, रिलीज स्टार्ट क्यों हुई तो मैंने बताया, एफएसएच के बढ़ते ही प्राइमरी फॉलिकल की डेवलपमेंट ही स्टार्ट हो गई। और जो प्राइमरी फॉलिकल हमारी अर्ली प्राइमरी फॉलिकल थी वो क्या बनने लग गई है, लेट प्राइमरी फॉलिकल बनने लग गई है एट द 5th या 3rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेट प्राइमरी फॉलिकल। पर अभी भी एस्ट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज नहीं हुई है। तो दिस फेज इज कॉल्ड बेटा मेंस्ट्रुअल फेज। आई थिंक मेंस्ट्रुअल फेज आपको समझ में आ गया। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है, जैसे ही 6th डे आएगा, जैसे ही 6th डे आएगा, तो 6th डे जैसे ही आएगा, अगर मैं इस टेबल को 1 मिनट देना बेटा, ओके। तो नेक्स्ट फेज जो है, दैट नेक्स्ट फेज इज अवर फॉलिक्यूलर फेज। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। तो व्हाट विल हैपन, दिस फेज बेटा रन्स टू 6 to 14 डे तक ये फेज क्या करता है, रन करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, अगर हम पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स की बात करें, यहाँ पर अगर मैं पीएच लिख दूं समझ जाना, दिस रेफर्स टू द पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन में क्या हो रहा था कि एफएसएच डाउन थे, तो 5th डे पर एफएसएच और एलएच बढ़ने लग गए। अगर मैं कहूं पिट्यूटरी हार्मोन 6th डे पर एफएसएच और एलएच की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज स्टेट पर है।
और जो हमारे ओवेरियन हार्मोन है, उस ओवेरियन हार्मोन में भी एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या हो रही है, हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली इंक्रीज करे जा रही है। अब जो ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, इस ग्रेजुअल इंक्रीज के साथ हम देखें क्या प्रोजेस्टेरोन में कोई चेंज है, तो बेटा प्रोजेस्टेरोन स्टिल इन अ लो अमाउंट, अभी प्रोजेस्टेरोन कोई भी चेंजेस क्रिएट नहीं कर रहा है बॉडी में। तो ये जो ओवेरियन हार्मोन है, इसने ओवरी के अंदर क्या चेंज लाए, तो अगर हम बोले कि जो लेट प्राइमरी फॉलिकल थी वो 6 डे पर बन चुकी है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या बनी, सेकेंडरी फॉलिकल, ये क्या बनी, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये क्या बनी, टर्शरी फॉलिकल, और फाइनली ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुकी है कौन से डे पर, 13th डे पर, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस में देखते हैं। तो व्हाट विल हैपन इन द यूट्रस, अगर हम यूट्रस को यहाँ पर बनाए कि मेन्स्ट्रुअल फेज के अंदर जो यूट्रस था, उस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर हम यहाँ पर बनाए, ये पहले एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, और अगर हम कहें कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड हो चुकी थी, एक बार हम इसमें ये बनाए, ये आपकी पेरीमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम, और ये क्या थी यहाँ पर एंडोमेट्रियल लाइन, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो चुकी है, शेड हो चुकी, मतलब जो इतनी थिक थी ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, शेड हो चुकी है। सो दिस इज पेरीमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम एंड दिस इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम शेड हो चुकी। तो व्हाट विल हैपन इन द यूट्रस हियर, अगर हम बोले कि एस्ट्रोजन hormone is actual hormone that involve in proliferation of uterine wall, uterine wall की proliferation में क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो uterine wall की proliferation में ये वर्क करता है, तो बेटा ये हार्मोन क्या कर रहा है, दिस हार्मोन इज इंक्रीजिंग द, अगर हम यहाँ पर 6 डे से बनाए, 6 डे पर ये एंडोमेट्रियम इतनी थी, 7th 8th 9th ऐसे 14th डे पर एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, या आप बोल सकते हो 13th डे पर एंडोमेट्रियम इंक्रीज होती जा रही है। रीजन आपको पता है कि प्राइमरी फॉलिकल में एंडोमेट्रियम अभी कम रिलीज हो रहा था, सेकेंडरी में और ज्यादा, टर्शरी में और ज्यादा, और ग्राफिन फॉलिकल में तो बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा एस्ट्रोजन उतनी ही ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल, और कौन सी, एस्ट्रोजन, अरे एस्ट्रोजन कौन सी, दैट इज एंडोमेट्रियम, कौन सी इंक्रीज हो रही है, दैट इज एंडोमेट्रियम। इतना समझ में आया आपको। तो ये ओवरी के अंदर इवेंट थे। अब होगा क्या यहाँ पर, व्हाट हैपेंस इन 14th डे, अभी भी हमारा फॉलिकुलर फेज चल रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया, इसने एक सिचुएशन क्रिएट करी बॉडी में, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, पीक लेवल पर है एस्ट्रोजन, वेरी पीक लेवल पर। तो ये पीक लेवल पॉजिटिव रिस्पॉन्स पहुंचाता है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। ये हाइपोथैलेमस इस पॉजिटिव रिस्पॉन्स से GnRH इंक्रीज कर देता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन किसके पास जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करने लग जाती है, और ज्यादा अमाउंट में FSH और LH, मतलब जो हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाला FSH था, अब FSH कौन प्रोड्यूस कर रहा था, FSH जो था, ये FSH हार्मोन ही तो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवा रहा था। हमने अभी पढ़ा भाई, FSH जैसे ही बनने लगा तो प्राइमरी फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल एक्टिवेट कर दी। FSH ने क्या किया था, प्राइमरी फॉलिकल की फॉलिकुलर सेल को एक्टिवेट किया था। अब जो ये फॉलिकुलर सेल एक्टिवेट थी तो FSH की वजह से ही तो थी, तो एक्टिवेट करके एस्ट्रोजन आया, अगर FSH नहीं होता तो एस्ट्रोजन नहीं आता। तो जैसे ही एस्ट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में चला, इसने अपने ही हार्मोन की प्रोडक्शन क्या करवा दी, इंक्रीज करवा दी। पर ये गद्दार निकला, कैसे गद्दार, अपने हार्मोन की तो प्रोडक्शन को इतना नहीं बढ़ाया, पर अपने साथ वाले हार्मोन की प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मतलब जो एस्ट्रोजन का रिएक्शन था वो FSH की रिलीज पर इतना ज्यादा नहीं पड़ा, बल्कि उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस पर ज्यादा पड़ा, LH पर।
इसी को हम क्या बोलते हैं कि 14th डे पर एक फीमेल की बॉडी क्या सफर करती है, एक एलएच सर्ज सफर करती है। एलएच सर्ज का मतलब कि एस्ट्रोजन की पीक अमाउंट ने एक पॉजिटिव इंपैक्ट कोज किया, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोफिन की अमाउंट बढ़ी, पर उस अमाउंट में एलएच की अमाउंट बहुत ज्यादा थी और इसीलिए हमने उसको क्या बोला, एलएच सर्ज बोला। एलएच सर्ज की वजह से what will happen, bursting of ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गई, बर्स्ट हो गई और क्या रिलीज हो गया, सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज्ड फ्रॉम, कहां रिलीज हो गया सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से क्या हो गया, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो 14th डे को हम क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। So release of secondary oocyte from ovary is called ovulation। कब होता है ये, 14th day of या 14th day of follicular phase। तो ओव्यूलेशन हुआ कैसे, आपको समझ में आ गया, एलएच सर्ज कैसी हुई। इवन ये भी बोला जाता है कि ये जो इवेंट है ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, पर अगर आप एक्चुअल इवेंट देखोगे एट द 12th डे ही हमारी क्या आ जाती है, पीक आ जाती है एस्ट्रोजन की। अगर हम बड़ी आउटसाइड बुक्स पढ़ते हैं तो 12th डे से पहले ही मिड ऑफ द फॉलिकुलर फेज में क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन पीक पर हो जाता है और उसी दौरान एलएच सर्ज हो जाती है। और ये एलएच सर्ज सबसे पहले ग्राफिन फॉलिकल को मैच्योर करवाती है। मैच्योर करवाने के साथ साथ व्हाट विल हैपन, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो गई, मैच्योर होने पर इस एलएच सर्ज की वजह से ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हुई, तो इस मैच्योरिटी में एक और चेंज आता है कि जो ग्रैन्युलोसा सेल एस्ट्रोजन बनाने में इन्वॉल्व थी, अब वो कुछ अमाउंट का प्रोजेस्टेरोन भी बना रही है। यस बेटा, पर ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, ये जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा अमाउंट का प्रोजेस्टेरोन भी बना रही है। तो थोड़ा अमाउंट का जो ये प्रोजेस्टेरोन है, ये पता है क्या करता है, यही एक्चुअल में रोल प्ले कर रहा है। ये थोड़े अमाउंट का जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हमारे ग्राफियन फॉलिकल में जो एंट्रम प्रेजेंट थी, जो कैविटी प्रेजेंट थी, उस कैविटी के अंदर पानी फ्लूइड फिल करे जा रहा है। पहली बात तो एंट्रियम को इंक्रीज कर रहा है, साथ में एंट्रियम के साथ साथ ये क्या कर रहा है, एंट्रियम को तो इंक्रीज कर ही रहा है, साथ साथ में व्हाट इट इज डूइंग, जो थीका एक्सटर्ना थी, फाइब्रस लेयर, थीका एक्सटर्ना के जो फैक्टर होते हैं, अगर मैं बोलूं थीका एक्सटर्ना कोलेजन की बनी हुई थी, तो एक एंजाइम कोलेजिनेज एंजाइम भी रिलीज कर रहा है, जिसने थीका एक्सटर्ना को वीक कर दिया। अंदर से कैविटी बढ़ती जा रही है, बाहर से थीका एक्सटर्ना वीक होगी। इस वजह से जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर सेल स्ट्रेस में आ गई और एकदम से ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गई, बर्स्ट हो गई। तो रीजन तो रहा एलएच सर्ज का, इसलिए एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखती है कि एस्ट्रोजन की पीक ने एलएच सर्ज किया और एलएच सर्ज की वजह से ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गई, बर्स्ट हो गई। अब ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट हुई तो 14th डे पर ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट हो चुकी है, तो इस दौरान हमने हार्मोन्स को देखा। हार्मोन्स में हमने क्या देखा कि एस्ट्रोजन पीक पर है 14th डे पर, एफएसएच और एलएच भी क्या है, पीक पर है 14th डे पर प्रोजेस्टेरोन जो है वो अभी भी क्या है, लो अमाउंट। नेक्स्ट फेज आता है, तो आई थिंक आपको ये फॉलिकुलर फेज क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं, दैट इज योर थर्ड फेज, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो ल्यूटियल फेज में पहले हम हार्मोन देखते हैं। तो ल्यूटियल फेज में हार्मोन्स में क्या हो रहा है, इतना तो हमें पता चल गया कि ओवरी में अब क्या बनेगा, व्हाट विल हैपन इन द ओवरी, ओवरी के अंदर हमारा डेवलप होएगा दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज को याद रखना कि बेटा ये कब स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्ट फ्रॉम द 15th डे और कब तक रहेगा ये, रिमेन्स एट द 28th डे, 28 दिन की साइकिल है हमारी। तो यहां पर हुआ क्या कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन, या बोल सकते हो एफएसएच और एलएच की पीक थी और एस्ट्रोजन भी बहुत हाई अमाउंट में था। तो इस हाई अमाउंट की वजह से ओव्यूलेशन हो गया और क्या बनने लग गया, अगर हम इस इवेंट को एक बार ओवरी की तरफ से पढ़े कि ओवरी में क्या चेंजेस आए, तो अगर हम ओवरी की बात करें बेटा, ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल का रिमेन बच गया, रिमेन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इज डेवलप्ड एट 15th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अभी तो मैम डेवलप होना स्टार्ट किया है इसने, अभी ये डेवलप होना स्टार्ट किया, ये डेवलप हो रहा है, पर कब मैच्योर हो जाता है? एट 22nd डे। 22nd डे पर कॉर्पस ल्यूटियम इज मैच्योर्ड। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। कहां पर? 22nd डे पर मैच्योर हो चुका है। और इसी मैच्योरेशन मतलब एक फीमेल की 22nd डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल तक वो वेट करता है कि भाई स्पर्म आ जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हम अपने आप को मेंटेन रखें। बेटा 23rd डे तक इसकी यात्रा दोबारा से कहां स्टार्ट हो जाती है? डी जनरेशन की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो एट 23rd डे द कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट बिकम इट्स जर्नी ऑफ कॉर्पस। क्या बोलते हैं हम? डीजनरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पस इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। और ये कॉर्पस एल्बिकन बिल्कुल खत्म हो जाता है एट 28th डे। 28th डे पर ये कॉर्पस एल्बिकन्स है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन? तब हम देखते हैं कि ल्यूटियल फेज में किस तरह से हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। तो हार्मोन्स के चेंजिंग में हमने देखा था कि ओव्यूलेशन जैसे हुआ था, तो ओव्यूलेशन के दौरान हमारे जो ये हार्मोन्स थे, दीज हार्मोन्स आर इन लाइक हाई लेवल, और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो ये जो सारे पीक वाले हार्मोन थे, दीज आर इन पीक। एस्ट्रोजन भी हमारा पीक पर और प्रोजेस्टेरोन हमारा लो लेवल पर है। अगर हम ये कहें कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम के बनने पर हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेटा, इट हैविंग या इट इज एबल टू प्रोड्यूस बोथ हार्मोन। ये एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस कर सकता है और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ज्यादा फोकस इसने किस पर किया? टू इंक्रीज द प्रोजेस्टेरोन अमाउंट। तो जब हमें ल्यूटियल फेज हमारे पास आता है तो हमें एस्ट्रोजन की जो पीक है वो हमें क्या दिखती है? एकदम से लो होती हुई दिखाई देती है। तो एस्ट्रोजन, अगर मैं कहूं, अगर मैं यहाँ पर ओव्यूलेशन के दौरान इसको 3 एरो से दिखाऊं कि बहुत ज्यादा थी, अब जो ये रह गई है दैट रिमेन्स इन अ 1 के पैरामीटर में रह गया। पर कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन को बहुत अच्छे से रिलीज किया, तो इसकी अमाउंट क्या हो रही है? ये भी ग्रेजुअली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा, प्रोजेस्टेरोन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत हाई लेवल में बनता जाएगा। और 23rd डे प्रोजेस्टेरोन हमें क्या दिखाई देगा? एकदम से पीक अमाउंट पर दिखाई देगा। वहीं पर हम क्या देखते हैं कि जो एस्ट्रोजन जो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस किया जा रहा था, एकदम से इसकी पीक जो थी वो डाउन चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर अब ग्रैनुलोसा सेल तो रही नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम है, तो ग्रैनुलोसा सेल जो एस्ट्रोजन बना रही थी वो नहीं रही। तो कॉर्पस ल्यूटियम के पास था भाई, उसको एस्ट्रोजन भी बना सकता था, वो प्रोजेस्टेरोन पर उसने ध्यान किस पर दिया? प्रोजेस्टेरोन पर ध्यान दिया। तो इसके लिए इसकी पीक बढ़ गई, पर एस्ट्रोजन की पीक क्या हो गई? कम हो गई। पर एस्ट्रोजन क्या था कि जैसे 23rd डे आया, एस्ट्रोजन दोबारा से एक पीक हमें शो करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे बनाते बनाते उसने 23rd डे पर क्या देखा कि एस्ट्रोजन को एक बार सिमिलर पीक क्या कर दी? प्रोवाइड कर दी। तो इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? एट mid of luteal phase both progesterone and estrogen attain their peak. Progesterone and estrogen attain their peak, अपनी एक पीक अटेन करते। नेक्स्ट उसके बाद एफएसएच और एलएच का क्या हुआ? तो एफएसएच और एलएच के साथ क्या हुआ कि जैसे उन्होंने देखा कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रेजेंट इन अ हाई अमाउंट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ब्लड में ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, इट बिहेव एज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर एफएसएच एंड एलएच। तो इनकी अमाउंट एज कंपेयर टू, तो इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है? एफएसएच एंड एलएच एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर इन लेस अमाउंट। कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में एफएसएच और एलएच क्या है? कम है। रीजन क्या था? ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ दीज हार्मोन। तो जो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के कारण थे, उन्हीं हार्मोन को इनकी हाई अमाउंट ने क्या कर दिया? लो लेवल पर, या इनके कंपैरिजन पर ये क्या आ गए? कम लेवल पर आ गए। तो ल्यूटियल फेज पर याद रखना, एस्ट्रोजन की पीक कम होगी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को क्या पसंद है? प्रोजेस्टेरोन बनाना पसंद है। तो प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और एफएसएच एलएच के साथ क्या हुआ कि लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने क्या कर दिया? एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो हाई अमाउंट थी उसकी वजह से एफएसएच और एलएच क्या चले गए, लो अमाउंट पर चले गए इन बेसिस ऑफ कंपैरिजन। किसके बेसिस पर? कंपैरिजन के बेसिस पर। अब बात आती है कि 28th डे पर क्या हो रहा है। अगर मैं कहूं कॉर्पस ल्यूटियम जो इन दोनों हार्मोन को बना रहा था वही नहीं रह रहा भाई, वही हमारा क्या हो रहा है, डीजनरेट होने वाला है 23rd डे के बाद। तो हम क्या देखते हैं कि एफएसएस तो कम चल ही रहे थे, ये तो ग्रेजुअली डाउन हो ही रहे थे, साथ साथ यहाँ पर एस्ट्रोजन भी डाउन होता जाएगा और प्रोजेस्टेरोन भी हमारा क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, एट दिस टाइम एट द लेटर फेज ऑफ द, या एट द लेटर फेज या बाद का जो फेज है, एंड फेज ऑफ ल्यूटियल फेज, द हॉर्मोन्स लेवल इज स्टार्ट डिक्रीजिंग। हार्मोन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसी को हम फर्स्ट डे पर क्या बोलते हैं, ऑल हॉर्मोन्स आर इन वेरी लेस अमाउंट। क्लियर हो गया हॉर्मोन्स। अब यहाँ पर यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं, अगर हम यूट्रस के चेंजेस की बात करें तो जो एंडोमेट्रियम थी वो एंडोमेट्रियम, यहाँ पर दो चेंजेस है। एंडोमेट्रियम इज प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेट भी कर रही है, प्रोलिफरेट भी कर रही है क्योंकि एस्ट्रोजन तो रिलीज होता जा रहा है और एस्ट्रोजन का क्या काम है, प्रोलिफरेटिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। पर जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ तो यहाँ पर एक और इवेंट हो रहा है, दैट इज मेकिंग द एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर। एंडोमेट्रियम को क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन ग्लैंडुलर बना रहा है, मतलब इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई क्या कर रहा है, या वेस्कुलाइजेशन क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। तो आई थिंक आपको ल्यूटियल फेज समझ में आ गया है। सो दीज आर द 3 phases ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने बहुत डिटेल में आपको बहुत स्लोली पढ़ाया है। अभी इसी फेज को हम एक बार जो हमारी एनसीईआरटी में साइकिल गिवन है उससे पढ़ के देखते हैं बेटा। देखो, तो एनसीईआरटी में हमें जो साइकिल गिवन है आपको अब वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी क्योंकि आपने हॉर्मोन्स के लेवल को बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से हॉर्मोन्स के लेवल इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप एक बार देखो, जब हमारा फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे के दौरान ऑल लेवल आर इन लेस अमाउंट, सभी कम है, सारे हॉर्मोन्स क्या है, कम है। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रेजेंट नहीं है और एंडोमेट्रियम भी क्या है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट डे पर ऑल हार्मोन आर इन वेरी लेस अमाउंट। जैसे ही, और हमारी जो प्राइमरी फॉलिकल है, हमने क्या लिखा था कि प्राइमरी फॉलिकल को डेवलप होना है, उसके सिग्नल आ चुके हैं। थर्ड डे पर प्राइमरी फॉलिकल के डेवलपमेंट के सिग्नल जो आ रहे थे वो डेवलपमेंट के सिग्नल ने क्या करना है, स्टार्ट कर दिया है डेवलप होना। तो व्हाट विल हैपन एट द फिफ्थ डे, जिस डे को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। फिफ्थ डे पर क्या हुआ कि लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इनिशिएट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। एलएच की सिक्रीशन बढ़ा दी मैम, हमें तो बढ़ती नहीं दिख रही है, तो डाउन दे रही है बेटा, ये बढ़ ही रही है। एफएसएच और एलएच क्या है, बढ़ रहे हैं। एफएसएच और एलएच बढ़ रहे हैं तो जिसकी वजह से फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, क्योंकि ये ग्रैनुलोसा सेल की डेवलपमेंट को बढ़ा देता है एफएसएच। तो ग्रैनुलोसा सेल बढ़ रही है और ग्रैनुलोसा सेल का काम क्या था, एस्ट्रोजन को रिलीज करना, तो एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहा है। पर प्रोजेस्टेरोन हमारा क्या रहेगा, दैट इज रिमेन इन वेरी लो लेवल। जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनी, एस्ट्रोजन देखो एकदम से पीक लेवल पर आया। एस्ट्रोजन का पीक लेवल पर होना गिव्स पॉजिटिव इंपैक्ट टू दीज बोथ हार्मोन। ये दोनों भी अपने क्या चले गए, पीक लेवल पर चले गए। पर एलएच ज्यादा पीक लेवल पर क्यों गया, क्योंकि एस्ट्रोजन का फेवरेट हार्मोन है, ये इसलिए पीक पर चला गया। और उसने एफएसएच को पॉजिटिव रिस्पॉन्स कम दिया एज कंपेयर टू एलएच। इसी को हम क्या बोलते थे, एलएच सर्ज बोलते थे। जैसे ही एलएच सर्ज हुई, देयर इज अ बर्स्टिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन के दौरान कौन कौन पीक पर है, एस्ट्रोजन, एलएच एंड एफएसएच। कोई पूछे एलएच और एफएसएच में से कौन ज्यादा पीक पर है, तो एलएच ज्यादा पीक पर है, एफएसएच कम पीक पर है। प्रोजेस्टेरोन लो लेवल पर है और एस्ट्रोजन हाई लेवल पर है। इसी दौरान यूट्रस के अंदर क्या, हमने बोला था एस्ट्रोजन इज इन्वॉल्व इन द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेट कर रही है मेम्ब्रेन, डेवलप होता जा रहा है ये। नाउ आफ्टर 14th डे, 15th डे पर क्या हो रहा है, हमें क्या दिखा, एस्ट्रोजन बहुत हाई है, प्रोजेस्टेरोन लो पर ही था और एलएच और एफएसएच की पीक दिख रही है। तो हुआ क्या, यहाँ पर एकदम से एस्ट्रोजन का डिप देखने को मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप ऑफ एस्ट्रोजन एंड राइज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। rise of progesterone and dip of estrogen at luteal phase की स्टार्टिंग।
स्टार्टिंग ऑफ ल्यूटियल फेज, याद रखना स्टार्टिंग ऑफ ल्यूटियल फेज में राइज ऑफ प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलता है। रीजन क्या था? कॉर्पस ल्यूटियम का फेवरेट हार्मोन। और डिप ऑफ एस्ट्रोजन की, एस्ट्रोजन को बनाने के लिए अब ग्रेनुलोसा सेल नहीं है और कॉर्पस ल्यूटियम ने किसको चूज किया? प्रोजेस्टेरोन को चूज किया। तो इन दोनों हार्मोन के कारण है तो इनकी अमाउंट तो LH से ज्यादा ही है, जिसके कारण एक एक्टिविटी हुई कि LH और FSH की क्या देखने को मिली? डिप देखने को मिली। रीजन पड़ा था ड्यू टू द किसका, इसका डिप का रीजन क्या था? दैट रीजन इज योर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से इसकी डिप देखने को मिली हमें। पर जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे पर क्या हो चुका है? फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है। कॉर्पस ल्यूटियम इज फुल्ली डेवलप्ड ऑन 23rd डे। 23rd डे तक आते आते ये पूरा डेवलप हो चुका है। तो जैसे कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे पर पूरा डेवलप हो चुका है, अब देखो प्रोजेस्टेरोन की डिप देखेगी, पर एस्ट्रोजन की हमें क्या दिखेगी? एक और सिमिलर पीक दिखाई देगी। रीजन क्या था कि 23rd डे के अराउंड एस्ट्रोजन अपनी एक बार और पीक पर चला जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन रिलीज तो हो रहा था, तो एक बार उसकी अमाउंट क्या हो जाती है? दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, दोबारा से पीक पर चली जाती है जितनी पीक उसकी पहले थी। तो एक एस्ट्रोजन की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार पीक आती है, एक बार कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से और एक बार किसकी वजह से? FSH या फिर ग्रेनुलोसा सेल की वजह से। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम को पता चला प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये हार्मोन्स धीरे धीरे दोबारा से क्या होते जाएंगे? डाउन होते जाएंगे। सेम गोज टू FSH भी डाउन होता जाएगा और LH भी डाउन होता जाएगा। तो दिस इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आ गया? आप पढ़ते हैं एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एक टॉपिक दिया हुआ है बेटा। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली। इस दौरान आपको क्या करना है? बाथ भी अच्छे से लेनी, अपने आप को क्लीन रखना है। यूज सैनिटरी नैपकिन एंड क्लीन होममेड पैड्स। सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स को ही यूज करें। चेंज सैनिटरी नैपकिन एंड होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 और 5 आवर्स। हर चौथे और 5वें घंटे पर हमें क्या करना है? चेंज करना है। एज पर द रिक्वायरमेंट, इफ इट इज रिक्वायर्ड, dispose of the used sanitary napkin properly, wrapping it using a paper. Avoid use of beta plastic polythene bags. Use a used paper to wrap these sanitary pads and do not throw in a drainage pipe. ड्रेनेज पाइप में थ्रो नहीं करना है ऑफ टॉयलेट्स। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश योर हैंड्स विद द सोप। इज प्रॉपरली ड्रॉप करना है आपको इन डस्टबिन्स एंड ड्रेनेज पाइप से दूर रखना है। ऑल्सो यूज सोप्स आफ्टर हैंडलिंग द सैनिटरी नैपकिन्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आज यहाँ आपको लगेगा कि आज एक ही टॉपिक हुआ है, पर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है साइकिल के अकॉर्डिंगली, कौन सा हार्मोन क्या हो रहा है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू लर्न बाय स्टेप कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। And in next class we will read about the fertilization and how the implantation occur and how the fetus is developed. Until then do solve the questions at my telegram channel और वहीं पर ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।